गुड्स चाहे एग्जिस्टिंग गुड्स हो या फ्यूचर गुड्स हो, कोई भी गुड्स हो, सेलर के पोजीशन में एंड ओनरशिप में वो गुड्स होने चाहिए ताकि वो उसका प्रॉपर्टी दूसरे को ट्रांसफर कर सके। आई होप यू अंडरस्टैंड। पॉइंट 1 और 2 क्लियर हुआ बच्चों? पहले इसका रिस्पॉन्स दो। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स, पहले 2 पॉइंट्स क्लियर हुए? इजी लग रहा है? हेलो बच्चों, तीसरा पॉइंट कवर करते हैं। क्या लिखा है देखो, अ प्राइस इन मनी। मैंने पहले ही कहा था बच्चों, पहले ही कहा था कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में कंसिडरेशन हमेशा क्या होगा? कंसिडरेशन के तौर पर टाइप करो, हमेशा क्या होगा? हेलो हेलो, हाँ, कंसिडरेशन के तौर पर हमेशा क्या होगा? पढ़ाया ना मैंने टर्म्स में आपको, प्राइस। क्या होगा बच्चों? प्राइस, एंड वो भी इन टर्म्स ऑफ मनी। सिर्फ प्राइस बोल के नहीं चलेगा, प्राइस इन मनी, नॉट इन काइंड। नॉट इन काइंड समझते हो? गुड्स के बदले गुड्स नहीं चाहिए हमको, वो बार्टर सिस्टम हो जाएगा, वो काइंड में हो जाएगा। यहाँ बच्चों प्राइस हम जब पे करते हैं या रिसीव करते हैं अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और परचेस ऑफ गुड्स, तो बच्चों दैट मनी प्राइस मस्ट बी ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, वो मनी टर्म्स में ही होना चाहिए, नॉट इन काइंड। बार्टर सिस्टम नहीं चलेगा। A price in money, not in kind, should be paid or promised, but there is nothing to prevent the consideration being partly in money and partly in kind. बच्चों आपको मालूम है, मैंने पता नहीं पढ़ाया था कि नहीं, डू यू अंडरस्टैंड एक्सचेंज ऑफर? हेलो, टाइप करो जरा, चलो। मोबाइल सभी यूज करते हैं, आई थिंक एवरीवन नोज। एक्सचेंज ऑफर आता है, टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में एक्सचेंज ऑफर आता है कभी कभी। देखो, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्टली एक्सचेंज ऑफर? एक्सचेंज ऑफर में क्या होता है? पुराना दे के नया मिल जाता है क्या हमको? पुराना दो नया लेके जाओ, ऐसा कोई है क्या दुकान? तो मेरे घर पे बहुत कुछ पुरानी चीजें हैं बच्चों, नया लेके आता हूँ। ऐसा होता है? नहीं। जब हम एक्सचेंज ऑफर बोलते हैं, मतलब क्या, कि आपके पुराने सामान के बदले आप नया सामान खरीद लो एंड ऊपर का कैश दे दो, यानी एक्सचेंज ऑफर में कंसिडरेशन पार्टली मनी एंड पार्टली काइंड में होता है। डोंट यू थिंक सो? हेलो, जब हम एक्सचेंज ऑफर बोलते हैं, मान लो 40,000 का मोबाइल है, एक्सचेंज ऑफर में है, तो दुकान वाला क्या बोलेगा आपको? बच्चों वो शॉप वाला क्या बोलेगा? आपका पुराना मोबाइल देकर नया मोबाइल लेके जाओ। मैं मेरा पुराना मोबाइल लेके गया तो बोलता है पुराने मोबाइल का 3,000 कट हो जाएगा, हम आपके पुराने मोबाइल का 3,000 ही देंगे, ऊपर 37,000 कैश भरो। तो मैंने बच्चों नया मोबाइल लेने के लिए, टाइप करो, नया मोबाइल लेने के लिए 40,000 का क्या दिया दुकान वाले को? हेलो, क्या दिया दुकान वाले को? क्या दिया? चलो बोलो, मेरा एग्जांपल अगर समझ में आ गया तो। पार्टली इन मनी एंड पार्टली इन गुड्स दिया कि नहीं उनको? 37,000 कैश दिया एंड बच्चों ओल्ड फोन दिया। अगर ऐसा भी सिस्टम है तो भी आप उसे कंसिडरेशन बोल सकते हो, लेकिन पूरा ही कंसिडरेशन काइंड में है तो नहीं चलेगा। ऐसा चलेगा जैसा अभी ये एक्सचेंज ऑफर है ना, वो चलेगा। लॉ बोलता है हम 40,000 को ही कंसिडरेशन मानेंगे, ये नहीं मोबाइल भी कंसिडरेशन हो गया 3,000 वाला, बराबर है? ये चलेगा, मिक्सचर चलेगा। इसलिए वो तीसरा लाइन पढ़ो जरा, लास्ट लाइन क्या लिखा है, बट देर इज नथिंग टू प्रिवेंट द कंसिडरेशन फ्रॉम बीइंग पार्टली इन मनी एंड पार्टली इन काइंड। मतलब कोई पार्टली इन मनी एंड पार्टली इन काइंड देता है तो भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट उसे 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 कंसीडरेशन इन मनी ही मानेगा। सुना क्या सबने? पॉइंट नंबर 3 थोड़ा डिफिकल्ट था बच्चों, इजी नहीं था, ये थोड़ा डिफिकल्ट था।
Shall I assume you have understood? Shall I assume? Yes, no में आंसर दो। तो मैं बाकी के 3 पॉइंट पढ़ा देता हूं जो कि बहुत इजी हैं, उसमें ज्यादा दिमाग चलाना नहीं है आपको। चलो आगे। यस बच्चों, पॉइंट नंबर 4 अभी सिर्फ रीडिंग मटेरियल है, देखो। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर मस्ट टेक प्लेस। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। या तो सेलर ने बायर को ओनरशिप ट्रांसफर कर देना चाहिए या ट्रांसफर करने का इंटेंशन होना चाहिए, बट ओनरशिप ट्रांसफर होना ही चाहिए गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट में, तो ही उसे हम बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोल सकते हैं। समझ में आ गया? तो ही हम उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का दर्जा दे सकते हैं, है ना। ओनरशिप ट्रांसफर करने का जब इंटेंशन ही नहीं है तो बच्चों वो आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स नहीं बोल सकते। मुझे ये बताओ, मैंने मेरा सामान किसी को रेंट पे दिया, भाड़े पे दिया, मैंने मेरी गाड़ी किसी को 4 दिन के लिए भाड़े पे दी, तो क्या बेच दी? क्या मैंने क्या सेल कर दिया? गुड्स तो गया ना बच्चों, बट इज इट सेल? इज इट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? नो, बिकॉज इंटेंशन इज नॉट टू ट्रांसफर ओनरशिप। मेरा इंटेंशन था ही नहीं ओनरशिप ट्रांसफर करने का, ये तो रेंट पे दिया है मैंने। तो रेंट पर देने वाली वस्तु को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में नहीं लिया जा सकता, बिकॉज इंटेंशन इज नॉट टू ट्रांसफर ओनरशिप। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। इसलिए उन्होंने लिखा है मस्ट टेक प्लेस। व्हाट मस्ट टेक प्लेस? द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर मस्ट टेक प्लेस, तभी हम इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बोलेंगे। आगे, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर प्राइस बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर बाय अदर। है कि नहीं बच्चों? जब सेलर ऑफर देगा, बायर एक्सेप्ट करेगा, या बायर ऑफर देगा परचेज करने का, सेलर एक्सेप्ट करेगा, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कोई किसी को जबरदस्ती बेच के आ जाएगा ये गुड्स, नहीं तुमको लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, कंसर्ट है ही नहीं, तो कहां से एग्रीमेंट हो जाएगा? तो बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के लिए ऑफर होना चाहिए एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, जैसा हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या है? एग्रीमेंट। एंड एग्रीमेंट का मतलब क्या? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। आगे, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। एब्सोल्यूट मतलब विदाउट एनी कंडीशन, एंड कंडीशनल मतलब विथ कंडीशन। बरोबर है बच्चों? याद करो जरा, ऑफर याद है? ऑफर, ऑफर जब हम जनरल ऑफर बोलते हैं ना, तो वो एब्सोल्यूट ऑफर हो जाता है विदाउट एनी कंडीशन। एंड जब हम स्पेसिफिक ऑफर बोलते हैं तो बच्चों कंडीशनल हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए रहता है। याद आया? तो वैसे बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विदाउट कंडीशन भी हो सकता है, एब्सोल्यूट विथ कंडीशन भी हो सकता है। एंड लास्ट 6 पॉइंट यहाँ पर जो लिखा है, दैट इज ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। all other essential elements of valid contract must be present in the contract of sale. Example, competencies of parties। याद आया बच्चों? माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। सेक्शन 10 याद आया बच्चों? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके सारे पॉइंट्स यहाँ मौजूद होने चाहिए। सुना सबने? तो बच्चों, ये सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल हम कब से डिस्कस कर रहे हैं? अब जो हम डिस्टिंक्शन पढ़ेंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। एंड एक काम करो बच्चों, आई विल गिव यू 5 to 7 मिनट्स। यस, आई विल गिव यू 5 to 7 मिनट्स। मैं चाहूंगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो भी मैं पढ़ा रहा हूं,
दोनों टॉपिक का इस्तेमाल करके आप ये डिस्टिंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। किसके बीच का डिस्टिंक्शन है? सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। बरोबर है। बेसिस ऑफ डिफरेंस बच्चों 6-7 डिफरेंस है, एंड एक एक हेडिंग पढ़कर दोनों में डिफरेंस क्या समझो। 7 मिनट बाद मैं आपसे डाउट पूछूंगा, कौन सा पॉइंट कौन सा वर्ड आपको नहीं समझा, आप डाउट पूछेंगे मेरे से। बच्चों 7 मिनट स्टार्ट होता है। स्टार्ट करो, पढ़ो। चलो नोट्स पढ़ो। हाँ बच्चों। हाँ बच्चों। क्या ऑल द 7 पॉइंट्स क्लियर? आपको लगता नहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी थोड़ा रिवीजन हो रहा है इसमें? हेलो, डोंट यू थिंक सो? आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी रिवीजन हो रहा है इसमें? डिस्टिंग्विश पढ़ते समय आपको याद आ रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? आवाज आ रही है बच्चों? हाँ चलो, अभी कौन सा पॉइंट नहीं समझा? आई थिंक एक जगह डाउट पूछेंगे आप लोग। क्रिएट्स जस्ट इन रेम एंड क्रिएट्स जस्ट इन पर्सोनेम। आपको लगता नहीं उसका मीनिंग मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं? जस्ट इन रेम मतलब यू गेट द राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। यू हैव द राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। एंड क्रिएट्स जस्ट इन पर्सोनेम मतलब यू हैव राइट अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन। तो सेल क्या करता है? जब आप सेल करते हो ना, तो बच्चों ओनरशिप इमीडिएटली गेट्स ट्रांसफर्ड, एंड बायर के लिए बच्चों जस्ट इन रेम क्रिएट हो जाता है। दैट मीन्स बायर गेट्स द राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। अब वो सामान उसका है और किसी का नहीं। बरोबर है। लेकिन बच्चों एग्रीमेंट टू सेल में क्योंकि सेलर ने ओनरशिप अभी ट्रांसफर किया नहीं रहता है, तो बायर को सिर्फ सेलर के अगेंस्ट ही बच्चों राइट रहता है कि सेलर ने गुड्स नहीं बेचा या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो मैं उसके ऊपर केस कर दूंगा। तो जस्ट इन रेम मतलब यू गेट लीगल रेमेडी अगेंस्ट होल वर्ल्ड, एंड जस्ट इन रेम पर्सोनेम मतलब यू गेट लीगल रेमेडी अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन या पर्सनली जिसको हम कहते हैं। बच्चों इसके अलावा और कोई पॉइंट जिसमें आपको टेंशन आया है? सर ये पॉइंट समझा दो करके मैं समझा देता हूँ। यस एवरीवन, आई वांट रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन। तो मुझे मालूम है पढ़ रहे थे कुछ बच्चे, बाकी लोग क्या कर रहे थे मालूम नहीं, बट कुछ बच्चे जरूर पढ़ रहे हैं। बच्चे यू हैव टू आस्क मी वेरी सीरियसली। डाउट है तो डाउट पूछो, नहीं डाउट है तो लिख दो नो डाउट, सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर। यस शुभ, क्या डाउट है? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ जैसा कि शुभ, एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है मालूम है कि आप में और मेरे में ना गुड्स खरीदने बेचने का एग्रीमेंट हो गया। शुभ, मान लो आप सेलर हो एंड मैं बायर हूँ। बरोबर है, सेलर हूँ एंड बायर हूँ। आप सेलर हो, मैं बायर हूँ। आपने गुड्स सेल कर दिया, मैंने गुड्स का थोड़ा एडवांस दे दिया आपको। बरोबर है। अब बैलेंस बाकी है कि नहीं? तो आपने मुझे क्या कहा कि सर जब तक मुझे पूरा पेमेंट नहीं मिल जाता, जब तक पेमेंट मुझे पूरा नहीं मिल जाता, तब तक गुड्स का ओनर आप नहीं हो, मैं ही हूं गुड्स का ओनर। एंड जिस दिन आप मुझे पूरा पेमेंट कर देंगे, आप ओनर बन जाएंगे। एंड जब तक पे नहीं करेंगे, तब तक ओनरशिप ट्रांसफर मत समझो। शुभ, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब पेमेंट एक पर्टिकुलर कंडीशन हो गया कि नहीं, कि बाबा मेरे को पेमेंट मिलेगा तो ही मैं ओनरशिप ट्रांसफर करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। हाँ सूर्य, सौरव क्या है, क्या डाउट है? रेमेडीज फॉर ब्रीच एक्सप्लेन करो।
ब्रीच मतलब नहीं समझे थे क्या? मैंने पढ़ाया था। रेमेडीज ऑफ ब्रीच मतलब क्या? याद करो। अगर सेलर ने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा ना हमने, यूनिट नंबर 5, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंटीसिपेटरी ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच। जब सेलर गुड्स डिलीवर नहीं करता है तो इसका मतलब सेलर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा कि नहीं। तो सौरव, सेलर अगर ब्रीच करेगा तो किसको लीगल रेमेडी मिलेगा? उसके खिलाफ लीगल रेमेडी बैकिंग किसको मिलेगा? अगर सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, ब्रीच किया, तो सेलर के अगेंस्ट किसको लीगल रेमेडी मिलेगा? बायर को। बायर उससे डैमेजेस क्लेम कर सकता है, याद आया? बायर उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए फोर्स कर सकता है। बायर कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है, याद आया बच्चों? क्वांटम म्यूट अप्लाई कर सकता है। बच्चों यूनिट नंबर 5 पढ़ाया था ना मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। प्लीज वो टॉपिक को रीड करना। तो ये रेमेडीज ऑफ ब्रीच आपको डाउट आएगा ही नहीं बच्चों। बायर ने ब्रीच किया तो सेलर को रेमेडी मिलेगा। सामने वाले ने धोखा दिया तो सामने वाले को, मतलब सेलर को, फिर उसके खिलाफ केस करने का मौका मिल जाएगा। नो प्रॉब्लम, हाँ डाउट पूछो, लेकिन मैं बता भी रहा हूँ सोर्स कि आप अगर ये यूनिट पढ़ेंगे तो आपको रेमेडीज ऑफ ब्रीच वाला डाउट ही नहीं आएगा बच्चों। ओके, रीडिंग इज मस्ट, पढ़ना ही है आपको, लेकिन हाँ डाउट है तो डाउट पूछते चलो, मैं रेफरेंस दे के याद दिला दूंगा आपको। ठीक है बच्चों। प्रियांशु को भी शायद ध्यान में नहीं आ रहा था लग रहा है। प्रियांशु, कुछ याद आया बेटा? यूनिट 5 पढ़ा था हमने, याद आया ना? हाँ, वेरी गुड प्रियांशु। ठीक है। प्रियांशु, यूपी में कहाँ के हो? यूपी से कहाँ से बिलोंग करते हो आप? डू यू नो, जाते हो गाँव? यूपी नेटिव प्लेस जाते हो? प्रियांशु बोलेगा मेरी जानकारी ले रहे सर। ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश का ही हूँ, जौनपुर। प्रियांशु, मैं आपको बता दूं, जौनपुर में मेरे नाना का घर है। आई एम फ्रॉम सुल्तानपुर। डैडी को पूछना, बताएंगे सुल्तानपुर कहाँ है। ओके। ओम, कहाँ के हो? जौनपुर। अच्छा। बाकी बच्चे गुस्सा करेंगे। अच्छा, सुल्तानपुर, वेरी गुड। बाकी बच्चे को गुस्सा करेंगे, अरे सर क्या चल रहा है ये आपका, यूपी बिहार क्या चालू हो गया? ओके, ऐसी है बच्चों, लीव लीव इट, जाने दो। ओके, ऐसे ही थोड़ा। ओके। ओके स्टूडेंट, सो लेट अस स्टार्ट। और बच्चे कुछ लिखना चाहेंगे डाउट? हाँ, अभी ऋषभ का क्या डाउट है देखो बच्चों। एंड नॉट फॉर द प्राइस अनलेस, एंड नॉट फॉर द प्राइस अनलेस का मीनिंग नहीं समझा। अच्छा। हाँ बच्चों, यहाँ ध्यान दो। वेरी गुड डाउट। रेमेडीज ऑफ ब्रीच में जो है बच्चों, चलो बहुत लोग को उसी में डाउट है तो मैं पहला वही कवर कर लेता हूँ। दो तीन लोगों ने फिर अचानक वही डाउट पूछा तो मैं पूरा समझा देता हूँ बच्चों। ऋषभ डोंट वरी, अभी क्लियर हो जाएगा देखो। बच्चों सेल में क्या लिखा है देखो, द सेलर कैन सू द बायर फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स। सेलर क्यों बायर के ऊपर केस कर सकता है अपना प्राइस रिकवर करने के लिए? क्योंकि वो गुड्स बेच चुका है, ओनरशिप दे चुका है। क्या सेलर अपना गुड्स वापस मांग सकता है क्या, एक बार बेच दिया तो? पॉसिबल नहीं है ना बच्चों। तो सेल में क्या होगा, अगर बायर ने अगर बायर ने पेमेंट नहीं किया सेलर को, तो सेलर के पास लीगल रेमेडी मिलेगा कि वो बायर के ऊपर केस कर सकता है ओनली फॉर द प्राइस, क्योंकि ओनरशिप तो वो दे ही चुका है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा ऋषभ, आप रिलेट करो देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको ऐसा लगता नहीं सेलर ने बायर को गुड्स बेच दिया, ओनरशिप भी दे दिया, लेकिन पेमेंट 2 महीने बाद मिलेगा बिल ऑफ एक्सचेंज के जरिए? सही बोल रहा हूँ? एंड जब ड्रॉई ब्रीच कर देता है, ड्रॉई पेमेंट नहीं करता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, तो ड्रॉअर उसके ऊपर केस करता है कि नहीं? तो केस किस लिए करता है सेलर?
ड्रॉवर बायर ड्रॉई के ऊपर किस लिए केस करता है? गुड्स वापस मंगाने के लिए कि प्राइस के लिए? ऋषभ, मैं आपसे पूछूंगा, अरे प्राइस के लिए कर रहा है कि नहीं केस? एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट द गिवन, कि सेलर ने अगर क्रेडिट पर गुड्स बेचा होगा, क्रेडिट समझते हो ना, उधारी पर 2 महीने का समय दिया होगा, एंड बायर अगर 2 महीने बाद पेमेंट नहीं करता है, तो सेलर बायर के ऊपर गुड्स रिकवरी के लिए नहीं केस करेगा, प्राइस के लिए केस करेगा। ऋषभ, सेल का समझ में आया? रेमेडीज फॉर ब्रीच। मैं तो सबसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत लोग का डाउट था ये, मैं तो सबसे पूछना चाहूंगा, सिर्फ ऋषभ से नहीं। पढ़ाई के लिए ओके। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। ओके, चलो, लेकिन राइट हैंड साइड में भी कुछ है। अब एग्रीमेंट टू सेल में बच्चों आप ही बताओ, क्या ओनरशिप दी गई है क्या? क्या सेलर ने बायर को ओनरशिप दी क्या? नहीं दी ना, अभी तक नहीं दी। तो अब सेलर ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? सेलर मतलब क्या? कोई भी बायर या सेलर जिसको भी नुकसान हुआ है ब्रिज से, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? डैमेजेस ही क्लेम करेगा ना। बच्चों मान लो सेलर ने बायर को कहा है कि मैं तुमको 1 महीने बाद गुड्स की ओनरशिप दूंगा, बरोबर है? 1 महीने बाद, एंड 1 महीने से पहले ही सेलर ब्रीच कर देता है। सेलर बायर को बोलता है मैं गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करूंगा। तो आप बताओ बायर को क्या लीगल रेमेडी मिलेगा? बायर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? डैमेजेस क्लेम कर सकता है कि नहीं? हेलो, हेलो। बायर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? डैमेजेस क्लेम कर सकता है, हमने यूनिट नंबर 5 में पढ़ा है। एंड रिवर्स कर देते हैं, सेलर गुड्स की डिलीवरी लेके गया, एंड सेलर ओनरशिप ट्रांसफर जब करने लगा तो बायर ने रिजेक्ट कर दिया। तो अब किसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया? बायर ने। तो किसको लीगल रेमेडी मिलेगा? बायर ने ब्रीच किया, तो अब किसको लीगल रेमेडी मिलेगा? सेलर को। तो सेलर एग्रीड पार्टी हो गया। तो बच्चों आपको क्या लगता है, सेलर गुड्स के प्राइस मांगेगा कि सिर्फ डैमेजेस मांगेगा बायर से? सेलर की बात कर रहा हूं। सेलर बायर से गुड्स का प्राइस मांगेगा कि केवल डैमेजेस मांगेगा? डैमेजेस ही मांगेगा ना, प्राइस मांग नहीं सकता क्योंकि गुड्स का ओनरशिप उसी के पास है। वो गुड्स किसी और को बेच के प्राइस रिकवर कर लेगा, लेकिन बायर को छोड़ेगा नहीं, बायर से सिर्फ डैमेजेस ही लेगा, वो प्राइस नहीं ले सकता क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं किया था। जब ओनरशिप ही ट्रांसफर नहीं किया था तो काय का प्राइस मांग रहे हो तुम? हेलो ऋषभ, क्लियर हुआ? वो प्राइस का क्या लाइन था, मतलब समझ में आ गया? एग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा? सेलर ज्यादा ज्यादा डैमेजेस क्लेम करेगा, प्राइस नहीं क्लेम कर सकता क्योंकि ओनरशिप दिया ही नहीं था उसने। वेरी गुड बच्चों, ऐसा मैं जानबूझ के आपको पढ़ने के लिए दिया था, दिमाग पे थोड़ा जोर तो दिया आपने सोचने के लिए। मैं वही बोल रहा था कि डाउट पूछो मेरे से। ठीक है बच्चों, और कोई? नाउ आई एम वेटिंग फॉर द डाउट अगेन। कोई और कहीं कंफ्यूजन हो रहा है? देखो, वो जस्ट इन रेम एंड जस्ट इन पर्सोनेम समझा सबको? मुझे लग रहा था वहां कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने पहले ही पढ़ा दिया उसे। जस्ट इन रेम मतलब राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड, एंड जस्ट इन पर्सोनेम मतलब राइट्स अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन। ओके, चलो।
और कोई डाउट बच्चों कि मैं आगे बढ़ जाऊं? आप अपना एक रिस्पॉन्स दो तो मैं आगे बढ़ता हूं उस हिसाब से। कोई डाउट नहीं है? या कोई टाइप कर रहा है तो आई विल बी रीडिंग दैट डाउट। ओके बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो इस डिफरेंस को। बच्चों, आने का चांस ज्यादा है एग्जाम में इसका, बहुत ही ज्यादा है एग्जाम में आने का चांस। ओके, चलो। अब बच्चों, सेल से ही थोड़ा मिलता जुलता कुछ और भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बराबर है? उनके साथ सेल, अपना जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है कि नहीं, सेल, बराबर है? सेल मतलब क्या? जहां ओनरशिप इज इमीडिएटली ट्रांसफर्ड, याद है ना सबको? ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर्ड हो जाती है, उसी को हम सेल कहते हैं। तो बच्चों, कुछ और कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम सेल का डिस्टिंग्विश देखते हैं, ठीक है? बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, शायद मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसकी आइडिया दी थी, मैंने प्रश्न पूछा था, कुछ बच्चों ने इसका आंसर भी मुझे दिया था। बच्चों, डू यू नो व्हाट इज हायर परचेज एग्रीमेंट, हायर परचेज सिस्टम? थोड़ा लिख के बता रहा हूँ बच्चों। हायर परचेज सिस्टम क्या है, पता है आपको? एनीवन? हायर परचेज सिस्टम। बच्चों, अभी तो ये बहुत ही कम पॉपुलर है। 80s वगैरह में, 80s में ये बहुत ही फेमस था, ऐसे 30 साल पहले ये सिस्टम बहुत ही फेमस था। बच्चों, गुड्स बेचने का एक तरीका कैसे, जरा देखो, हायर परचेज सिस्टम जरा अंडरस्टैंड करो, इधर देखो बच्चों। बच्चों, मान लो कि ये एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर, दुकान वाला, इलेक्ट्रॉनिक डीलर है, डीलर, टीवी फ्रिज वगैरह बेचता है। और बच्चों, हमें टेलीविजन खरीदना है, मान लो। तो हम इसके पास टेलीविजन खरीदने के लिए गए। बच्चों, मान लो ये कलर चेंज करता है, बताता हूँ, ये कस्टमर है अपना। कस्टमर गया ना, उसको 32 इंच का टीवी चाहिए, टीवी खरीदना है, बरोबर है? उसने रेट पूछा, कस्टमर ने रेट पूछा, टीवी का क्या रेट है? तो शॉपकीपर ने कहा कि ये टीवी आपको, बरोबर है, हम 32 इंच का टीवी आपको 30,000 में देंगे। अंडरस्टैंड करो, 30,000। तो कस्टमर ने कहा कि मेरे पास एक साथ 30,000 भरने के लिए नहीं है, वन टाइम पेमेंट करने के लिए मेरे पास नहीं है इतना पैसा। क्या आप मुझे ये टीवी हायर परचेज सिस्टम पे दे सकते हो क्या? कस्टमर ने पूछा, क्या तुम्हारे यहाँ सिस्टम है? तो शॉपकीपर ने कहा ठीक है सिस्टम। आपको क्या करना है? 3-3 हजार। बच्चे, इंस्टॉलमेंट समझते हो? सेल बाय इंस्टॉलमेंट। हेलो, सुना है कभी सेल बाय इंस्टॉलमेंट? हाँ। तो बच्चों, शॉपकीपर ने क्या किया, 3,000 का एक इंस्टॉलमेंट बनाया, एंड उसको बच्चों 12 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया, हर महीने 3-3 हजार। तो बच्चों, कितना आएगा? 36,000 आएगा कि नहीं? हेलो, 36,000 आ जाएगा। पूरा डायरेक्ट खरीदते हैं तो 30,000 में आएगा, एंड हायर परचेज सिस्टम से खरीदते हैं तो 36,000 आएगा, बरोबर है? तो बच्चों, अब होगा क्या, हर महीने कस्टमर 3-3 हजार का चेक देगा। चलो, पहला दे दिया, पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट दे दिया, एंड जब बच्चों लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगा कि नहीं, लास्ट, लास्ट इंस्टॉलमेंट जैसे ही कस्टमर पेड कर देगा, ये दुकान वाला टीवी का ओनरशिप ट्रांसफर करेगा। कुछ समझा मेथड क्या? यानी अब मैं बीच में आपसे पूछता हूं, हायर परचेज सिस्टम में ओनरशिप कब ट्रांसफर करेगा सेलर टू बायर? ऑन पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट? लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलने के बाद ही ओनरशिप ट्रांसफर होगी, तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, ऐसे समझा जाएगा।
लेकिन मुझे बताओ सेल में क्या होता है, सेल में क्या होता है? जब गुड्स हम सेल करते हैं, बच्चों आई हैव यूज द वर्ड सेल नाउ, नॉट हायर परचेस। सेल में क्या होता है? ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर्ड। बच्चों मैं जरा हायर परचेस का थोड़ा आपको एक्स्ट्रा बता दूं, इधर देखो ना। बच्चों जब हम बोलते हैं ना हायर परचेस, तो आपको लगता नहीं इसमें दोनों शब्द हैं? या तो भाड़े पर लो, हायर, हायर मतलब क्या, भाड़े पर देना, मालूम है ना आपको? या तो भाड़े पर लो या तो खरीद लो। क्या सिस्टम है देखो ना, या तो आप भाड़े पर लो सामान या तो खरीद लो। अब इसका क्या मतलब हुआ? हायर परचेस। बच्चों कितने इंस्टॉलमेंट देने थे? 12 ना। मेरे एग्जांपल में कितने इंस्टॉलमेंट देने थे? 12 देने थे। सही है। तो बच्चों मान लो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा इंस्टॉलमेंट हमने बंद कर दिया देने को। कस्टमर ने चौथा इंस्टॉलमेंट से बंद कर दिया, टीवी का इंस्टॉलमेंट देने से बंद कर दिया दुकान वाले को। तो बच्चों दुकान वाला आके क्या करेगा, चलो बोलो। यस, कोई बताएगा अपने भाषा में? शॉपकीपर क्या करेगा अगर कस्टमर इंस्टॉलमेंट देना बंद कर दे बीच में? तो मैं एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ताकि जब मैं रीडिंग करूँ तो सबको समझ में आ जाए। कॉन्सेप्ट जो क्लियर कर रहा हूँ बच्चों, अंडरस्टैंड करो उसे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। क्या हुआ, कोई आंसर नहीं लिख रहा है? मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों, समझा? मान लो कस्टमर को 12 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना था, 3-3 हजार। कस्टमर ने 3 इंस्टॉलमेंट भर दिए एंड चौथे से वो बंद कर दिया। तो मेरा क्वेश्चन है कि शॉपकीपर क्या करेगा और डीलर क्या करेगा? हेलो, नहीं दे रहे आंसर, मैं बता दूं? बच्चों आवाज आ रही कि नहीं, पहले वो बताओ। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, ठीक है बच्चा, आपका रिस्पांस नहीं आ रहा इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ बच्चों अभी सुनो, ये शॉपकीपर क्या करेगा, कस्टमर के घर पे आएगा एंड टीवी लेके चला जाएगा। टीवी लेके चला जाएगा एंड पहले 3 महीने का जो मिला है कि नहीं इंस्टॉलमेंट, हेलो, पहले 3 महीने का जो इंस्टॉलमेंट मिला है, उसे दुकान वाला क्या समझ लेगा? टीवी का भाड़ा समझ लेगा, हायर चार्जेस। क्या समझ लेगा? भाड़ा। एंड शॉपकीपर ये टीवी वापस अपने पास लाके रखेगा। मुझे ये बताओ, क्या कस्टमर को टीवी बेचने का राइट्स है? जो उसने हायर परचेस पे लिया है, क्या वो उसे बेचने का राइट्स है? क्यों राइट्स नहीं है? क्योंकि वो ओनर ही नहीं है ना। हायर परचेस में ओनर कब बनता है बच्चों? ओनली ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। एंड अभी भाई साहब ने 3 ही इंस्टॉलमेंट भरा है, तो क्या अपने आप को मालिक समझेगा क्या गुड्स का? नहीं ना। तो अगर ये कस्टमर इंस्टॉलमेंट पे करना बंद कर देता है, तो दुकान वाला आके सामान अपना वापस लेके जाएगा एंड 3 महीने का जो इंस्टॉलमेंट मिला है वो वापस नहीं करेगा। वो इस सामान का भाड़ा समझ लेगा। बच्चे याद रहेगा हायर परचेस वर्ड। एंड मान लो 12 इंस्टॉलमेंट भर दिए, तो दुकान वाला सोचेगा कि उसने परचेस कर लिया। ओनरशिप ट्रांसफर, ट्रांसफर, कुछ समझा दोनों शब्द क्यों चलते हैं साथ में? या तो भाड़े पर लो या तो खरीद लो। पूरे इंस्टॉलमेंट्स पे कर दिया तो खरीद लिया, नहीं पे कर पाए तो भाड़ा दे दिया। मेथड समझा क्या? तो बच्चों सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है सेल एंड हायर परचेस में? सबसे बड़ा डिफरेंस, तो सेल में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है। सेल में क्या होता है भैया, ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है।
ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर्ड हो जाती है, एंड हायर परचेस में ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड एट फ्यूचर डेट ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। इज दैट ओके विथ एवरीवन? समझ में आ गया यहाँ तक? तो बच्चों मैं थोड़ा शुरुआत कर देता हूँ रीडिंग का, बाकी कल तो हम कवर करेंगे ही। बच्चों नोट्स में अगर मैं आऊं, नोट्स अगर आपके सामने है ना, तो मैं देखो यहाँ लिख रहा हूँ, देखो आ गया सबके सामने प्रिंटेड नोट्स। बच्चों क्या लिखा है जरा देखो प्रिंटेड नोट्स में, कैन यू सी द प्रिंटेड नोट्स? यस लिखो एक जन। यस ओके, जरा देखो बच्चों। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रिसेम्बल्स विथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर परचेस वेरी क्लोजली। बात सही है बच्चों? जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर परचेस में समान समानता एक तरफ से बहुत सारा मतलब एक जैसा लगता है। गुड्स बेचने का वहां पर भी है, गुड्स बेचने का यहाँ पर भी है तरीका, सिर्फ ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी वही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड इंडीड द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर परचेस इज द सेल ऑफ गुड्स अल्टीमेटली। बात सही है? कोई हायर परचेस सिस्टम से गुड्स बेच रहा है, मतलब इंटेंशन वही है ना कि वो गुड्स बेचे, सिर्फ सामने वाले को पेमेंट का वो एक प्रकार से फैसिलिटी दे देता है, बट अल्टीमेट एम तो वही है कि वो गुड्स बेचे हायर परचेस एग्रीमेंट के जरिए। तो बच्चों हायर परचेस एग्रीमेंट का क्या मीनिंग लिखा है जरा पढ़ते हैं देखो। हायर परचेस एग्रीमेंट्स आर गवर्न्ड बाय हायर परचेस एक्ट 1972। कितने सारे एक्ट है देखो ना इंडिया में, हर चीज के लिए एक कानून बना है, हर चीज के लिए एक कानून बना है। एंड सीएस वाले कानून के ज्यादा जानकार रहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कानून को कैसे इंप्लीमेंट करने का वो ज्यादा जानते हैं सीएस वालों से। इसलिए बच्चों चार्टर्ड अकाउंटेंट को हमेशा ज्यादा इंटेलिजेंट समझा जाता है इफ आई कंपेयर्ड विथ सीएस स्टूडेंट्स, बिकॉज उनको लॉ समझ के दे नो हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, वेरी इंपॉर्टेंट। द टर्म हायर परचेस एग्रीमेंट मीन्स, बच्चों हायर परचेस एग्रीमेंट देखो दो लोगों के बीच में जो होता है उसका मतलब क्या? एन एग्रीमेंट अंडर विच गुड्स आर लेट ऑन हायर। लेट ऑन हायर मतलब भाड़े पर देने जैसा है, गुड्स दिया जाता है भाड़े पर। एंड अंडर विच हायरर, हायरर मतलब जो लेके गया है गुड्स, जो सामान यूज करने लेके गया है, उसको एक ऑप्शन दिया जाता है कि बाबा तू सारे इंस्टॉलमेंट भर के गुड्स खरीद ले, या इंस्टॉलमेंट बंद भरना बंद कर दे, हम इंस्टॉलमेंट को अपना भाड़ा समझ लेंगे। तो ये परचेसर के पास ऑप्शन है कि वो बीच में ही इंस्टॉलमेंट बंद कर दे या सारे इंस्टॉलमेंट भर के उसको खरीद ले। हायरर वर्ड, हायरर मतलब सेलर नहीं, जिसको गुड्स दिया गया है वो बायर। वेयर हायरर हैज एन ऑप्शन टू परचेस देम इन अकॉर्डेंस विथ टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट एंड इंक्लूड्स एन एग्रीमेंट अंडर विच। बच्चों ये मैं कल पढ़ा दूंगा ए एंड बी। यहां तक सबको समझ में आया बच्चों? जरा रिस्पॉन्स दो। शुरुआत हुआ है, मैंने अभी तक पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है, बट एक आइडिया आ गई क्या? जरा मुझे रिस्पॉन्स दो, पॉजिटिव नेगेटिव। हायर परचेस की एक आइडिया तो आ गई ना मायने में, कॉन्सेप्ट। गुड्स बेचने का एक और तरीका है जहां पेमेंट करने की फैसिलिटी दी जाती है बायर को, एंड बायर को ऑप्शन दिया जाता है कि तू या तो इसको भाड़े पर ले रहा है ऐसा समझ, या तो सारे इंस्टॉलमेंट पे करके खरीद ले, तेरे ऊपर है। सेलर ऐसा बोलेगा तेरे ऊपर है, तू जो करना चाहे वो। तू इंस्टॉलमेंट पे करना बंद कर देगा तो मैं मेरा सामान वापस ले लूंगा, ये अजम्पशन करते हुए कि तूने जो इंस्टॉलमेंट भरे हैं वो भाड़ा है उसका। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर परचेस सेल, तो पता ही है आपको। बच्चों कल हम लोग मिलेंगे लेक्चर में, कल हम लोग ये कंटिन्यू कर देंगे, बरोबर है? कोई डाउट अब तक के लेक्चर में? आज 3 घंटा आप थियरी लेक्चर बैठे, मेरा कंटिन्यूसली अप्रिशिएट करने वाली बात है। ओके बच्चों, मैंने थोड़ा लेट भी स्टार्ट किया आपका लेक्चर, वो मेरा भी थोड़ा गलती हुआ है।
मैंने ही लेट स्टार्ट किया, क्लासेस तो बोल रहा था मुझे, मैं बाहर गया था एक्चुअली, बट अभी कंप्लीट करेंगे बच्चों, डोंट वरी, पोर्शन का टेंशन मत लो बच्चों, आई विल बी कंप्लीटिंग इन अ वेरी प्रॉपर वे। ओके, आप सिर्फ रीडिंग कंटिन्यू रखो बच्चों, एंड थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस रखो, ठीक है बच्चों। तो कल मिलते हैं हम लोग, शैल आई स्टॉप? ओके स्टूडेंट।